Nagakumar. Now, we'll just continue with our certification training program. So, hope everybody have joined in the YouTube link. So, we have done some 5 classes in the last week, wherein last week में जो हम लोगों ने देखा है all the basics that are required for programming. सो जितना हम लोगों ने लास्ट वीक में सीख चुके हैं वो सारे बेसिक्स है। वो बेसिक्स को यूज़ करते हुए हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं। सो वो प्रोग्राम लिखने के लिए अभी हम लोग और थोड़ा नया चीज़ें सीखते हुए प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। सो वी स्टार्ट प्रोग्रामिंग टुडे with basic understanding that we had it in the last week, and also we will try to learn. So to look at the content as we have been discussing every day, this is very important because we wanted to stress on whatever it is important. ये हम लोग हर दिन इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कहाँ पे क्या स्ट्रेस करे, कहाँ पे क्या नहीं स्ट्रेस करना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा टाइम देना है, वो आप ध्यान से पढ़ते समय और एग्जाम लिखते समय भी ध्यान रख के करें। So, in this, if at all you look at the fundamentals that we are finishing it off with some variables and data types and all of this, and we have also understood the control flow, how to move from one statement to the other statement. We have seen looping statements and we have seen conditional statements, all that we have seen. And from the day when we have been looking at the basics or the important concepts of object oriented programming, the last part like compile and debug part we'll do it in the very last classes of the training, and we'll start working on all of these things programmatically. जो भी हम लोग यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं बेसिक्स डेटा टाइप्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स ये सब कुछ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, एंड थियोरेटिकली हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कंप्लीट कर लिए हैं। अभी इन सब को प्रोग्राम लिखते हुए और ध्यान से समझ के लास्ट कंपोनेंट जो है वो लास्ट डेज में ट्रेनिंग का जो लास्ट डेज होंगे वो लास्ट डेज में कंपाइल और डीबग कोड में और ध्यान से देखते हैं। अभी के लिए वो 4 टॉपिक जो है वो 4 टॉपिक प्रोग्राम्स करते हुए हम लोग और ध्यान से और परफेक्टली सीखना स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आप सबको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 70% से ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप सर्टिफिकेशन एग्जाम क्लियर हो जाए। I'm repeating it. You should have 70% score for sure to get your MTA certificate in this particular course. Now we just go ahead and look at the basic programming. So as I've told you, I will be working on multiple IDEs. So I'll be using my IDE IntelliJ IDEA. I'm using the community version of it. You can just download it from your JetBrains website. So I'll just go ahead and create a fresh new project for today so that we can start writing our programs. We have written some programs in the last week. जो हम लोगों ने छोटे programs लिखे हैं उसको अभी I mean we'll leave it aside and we'll start with the fresh new programs. हम लोगों ने लास्ट वीक में कुछ प्रोग्राम किए हुए हैं। वो प्रोग्राम के बाद अभी जो नया प्रोग्राम करते हैं उसके लिए हम लोग सेपरेट सेपरेट पैकेज सेपरेट फोल्डर क्रिएट करके वो स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करने के लिए ये जो आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको यूज़ करने के लिए फाइल पे जाना होगा, न्यू पे जाना होगा, और न्यू पे जाने के बाद प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। मुझे नया प्रोजेक्ट करना है इसलिए मैं प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हूँ, एंड मेरा जो जावा वर्जन है लेटेस्ट जावा वर्जन जावा 14 वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद जो भी मेरे सिस्टम में 12 और 14 दोनों है इसलिए दो वर्जन दिखा रहा है। मैं लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड मैं नेक्स्ट क्लिक किया हूँ। नेक्स्ट क्लिक करते ही वो मुझे एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स दिखाता है। सो मुझे एक ये कमांड लाइन ऐप करना है, यानी कि मुझे कुछ यूज़र इंटरफेस अभी नहीं है। यूज़र इंटरफेस के बिना मैं अभी काम कर रहा हूँ, यानी कि कमांड लाइन प्रोग्रामिंग जो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में जो करते हैं वो कमांड लाइन प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ।
So I repeat, I'm selecting this particular template here like command line app because I'm interested in working like command line programming. It means like as we do give some commands in command prompt and get the output or read the values as we do it with command prompt, similar kind of working that I wanted to do it. So I select the command line app and click on finish. Then it will ask me to give my project name. I'll call it as basics basic programs. I'll write it basic programs and then click on finish. So that I wanted to do it in a fresh new window, I'll just go back and close this old window. Now this is how I have got my project called basic programs, and in that basic programs I'll have a class called main class, and in this main class I'll start writing my own code. So in the main method I'll start writing my program. Now to look at the first program for today, we will start looking at a program called finding the biggest number of the given three values. So we are supposed to accept three values from the keyboard, wherein I wanted to accept three values from the keyboard and then find the biggest number among the three numbers. To go ahead and do it in the comments, the comments are given in double quotes. A single line comment is given in double quotes. So here we write it program to find the biggest number among three numbers. So this is how we wanted to write our program. Now to write the code for that, I just go ahead and write it. First, I wanted to take three variables. So I'll take it int x comma y comma z. Now these are the three variables that I've declared. अभी यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ ये सिंगल लाइन कमेंट देके मैं प्रोग्राम का नाम वहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि मैं समझ सकूँ बाद में आके यहाँ पे कि मेरा ये प्रोग्राम है, मैं इसलिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। वो समझने के लिए वहाँ पे मैं कमेंट दे रहा हूँ और बाद में मैं एक थ्री वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ, तीन इंटीजर वेरिएबल्स को, यानी कि एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल एंड जेड वेरिएबल इंटीजर टाइप का। And once I have declared these variables, now I wanted to accept the values from the user. I want to read the values from the user. So to read the values from the user, as I have told you in the previous class, so you can use something called scanner. जैसा हम लोगों ने पिछली क्लास में अगर देखे हैं तो हम लोग ये वैल्यूज रीड करने के लिए, कीबोर्ड से वैल्यूज रीड करने के लिए हम लोग स्कैनर का इस्तेमाल कर रहे थे। एंड स्कैनर का इस्तेमाल करके हम लोग ये वैल्यूज को हम अपने कीबोर्ड से लेके अपना प्रोग्राम में यूटिलाइज कर रहे हैं। वो यूटिलाइज करने के हम लोगों को स्कैनर क्लास का ज़रूरत है। वो यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, import java dot util java dot util dot scanner. So once we write this, now we can use a scanner here. ये लिखने के बाद जब भी हम लोग ये import statement लिखते हैं तो हम लोग स्कैनर क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो हम लोग स्कैनर क्लास इस्तेमाल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। से मैं लिखता हूँ sn. So whatever the scanner that we have imported, now we try to create an object for that, wherein I call it as scanner sn equal to new scanner. Now I wanted to take the input from the system. I'll also call it as system in as an input stream. And with the help of system in, I'll try to accept the values. Now I have this sn as an object for my scanner class. I repeat, यहाँ पे जो sn है वो मेरा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। वो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके मैं वैल्यूज को रीड करना चाहता हूँ। अभी मुझे पहला वैल्यू x का वैल्यू रीड करने के लिए मैं यूजर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ system डॉट आउट डॉट println, अदरवाइज मैं प्रिंट ही लिखता हूँ बिकॉज मुझे वैल्यू उसके बाजू में ही चाहिए। सो एंटर द, सो ये डबल कोट्स में रहना चाहिए जो स्ट्रिंग दे रहे हैं, द
otherwise enter the value of x. अभी x का वैल्यू हम लोग रीड करना चाहते हैं, रीड करने के लिए x इक्वल्स टू जो sn का ऑब्जेक्ट है sn डॉट, उसको हम लोग स्कैन करना चाहते हैं और वो जो डेटा टाइप डिक्लेयर किया है इंट टाइप डिक्लेयर किया है, इसलिए हम लोग कहलाते हैं यार नेक्स्ट इंट। अभी मैं इसको रीड कर लिया हूं, सो तो वो स्टेटमेंट सेमीकोलन से क्लोज कर रहा हूँ। So whatever I wanted to read the x value from here, I'm using sn, which is object of scanner dot nextInt method. I'm using this nextInt method because my x is an integer variable, because I'm using something called nextInt. Similarly, now I want to read the y value also, so I'll write it as system dot out dot print, and then I just give it as enter the value of y, और मैं ये क्लोज करता हूं। सिमिलरली y इक्वल्स टू sn डॉट नेक्स्ट ऑफ int, and similarly I'll try to read my z value also. To read the z value, रीड करने के लिए फिर से हम लोग लिखते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड देन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ z, एंड देन वी जस्ट क्लोज इट। एंड सिमिलरली z वैल्यू को रीड करने के लिए z इक्वल टू sn डॉट नेक्स्ट इंट ऑफ लिखना चाहिए होता है, सो वी रीड z वैल्यूज ऑल्सो। जब हम लोग ये तीनों वैल्यू रीड कर लिए हैं, तो अभी हम लोग ये कंडीशन लिखना चालू कर देते हैं। यानी कि अगर समझो कि एक वैल्यू दोनों वैल्यू से बड़ा है, तो वो एक वैल्यू जो दोनों से बड़ा है उसको बिगेस्ट कहलाते हैं। वो कंडीशन लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं, अगर समझो कि वो एक वैल्यू x है, assuming that if one value is greater than the remaining two values, then that first value is considered as the biggest value. We write that in the first condition. अगर यहाँ पे देखते हैं तो x is greater than y, and similarly if x is also greater than your, यहाँ पे लिखता हूँ y, x is greater than y and also x is greater than z. In that case, then I'm supposed to go ahead and write my logic, which is nothing but system dot out dot println। println इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे इसके बाद जो आना है वो मुझे नेक्स्ट लाइन में आना है, इसलिए आई एम राइटिंग इट एज system dot out dot println. So I'm ensuring it that I'm writing println here because after printing this statement, my cursor will have to go to the next line. So I'm writing it as x is biggest. Now the next possibility, if this particular option is not happening, which means x is not bigger in either of the cases, in any of the cases, then in that case we'll write another condition wherein it will just check if y is greater than z or z is greater than y. So we'll just write it as y is greater than z, and then we just come and put it. In this particular case, if at all we look at it, we'll write it system dot out, sorry, out dot println, and then I'll try to give my string y is the biggest. This is how I'll write it as y is biggest. If this is also not satisfied, in that case x is not bigger, y is also not bigger, then in that case we'll write the else statement because this is my final block. So I'll write it as system dot out dot println,
and then I'll make use of it. Z is biggest. I'll write it Z is biggest. If at all you look at, if x is greater than y and z, then y become sorry x becomes bigger. अगर x y और z दोनों से अगर बड़ा होता है तो x बड़ा कहलाता है. अगर वो बड़ा नहीं है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो y छोटा बन जाता है, x छोटा बन जाता है या y से या z से. अगर वहां पे x छोटा हो जाता है तो बाकी दोनों का ही कंपेयर करना है. वो दोनों का जो कंपेयर करना है वो y और z के बीच में. अगर y बड़ा होता है तो y बिगर कहलाते हैं. अगर वो स्टेटमेंट गलत होता है तो else एग्जीक्यूट होता है एंड z बिगर कहलाते हैं. If at all you look at, if x is greater than y and z, in that case x is considered as bigger. If this particular condition is false, it means x is either smaller than y or smaller than z, which is confirmed that x is not bigger. In that case, control goes to the second statement where we check whether y is greater or z is greater. If y is greater, then y gets printed. If z is greater, then it goes to the next block, else block, and it makes it as z as bigger. Now we just run this with example. ये अभी run करके हम लोग example के साथ देखते हैं. जब ये हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, now we wanted to just run it up, so I configure it manually. Yes. Now once you look at it, x का वैल्यू दे रहा हूँ say 10, y का वैल्यू दे रहा हूँ 200 and z का वैल्यू दे रहा हूँ 5. Now once I click on enter, see y is biggest दे रहा है. Now I run this again and let's see with different values of it again. It's running. Now I just give 100 as this x value and y as 10 and z as 1. Now see x is given as biggest. Now this is how we write a program to ensure that the biggest value is found between the accepted three values. अगर हम लोग ये एग्जाम्पल देखते हैं तो तीन वैल्यू अगर इनपुट लेते हैं तो उनमें से कौन सा बड़ा वैल्यू है वो प्रिंट करने के लिए हम लोग ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं. अभी हम लोग ये प्रोग्राम सेव कर लेते हैं ताकि आपको मैं शेयर कर दूं. And people are asking me that, sir, could you please give us the yesterday's uh, PowerPoint presentation and the assignment? So we didn't wanted any assignment in the initial first week itself. So we haven't given you the assignment, and whatever the presentation is there, that yesterday's I mean the Friday's presentation and the today's presentations will be shared with you today. जो आपका फ्राइडे का प्रेजेंटेशन था और आज का प्रेजेंटेशन तो कुछ नहीं है. आज का प्रोग्राम पूरा, आज का प्रोग्राम्स जितने भी हैं वो प्रोग्राम्स शेयर करेंगे, और जो फ्राइडे का प्रेजेंटेशन था वो भी हम लोग शेयर करेंगे. And there was no assignment for the last week, and going on from this week you will have assignment in every weekend. Okay, so अभी हम लोग दूसरा प्रोग्राम लिख लेते हैं. We'll start writing the second program. Now the second program is swapping the values between one number to the other number. Say अगर a का वैल्यू 10 है, अगर a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू 20 है, तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद a का वैल्यू 20 बनना है और b का वैल्यू 10 बनना है. दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग. This is nothing but swapping of values of two numbers. Now we try to make you write a program to write a program to swap the values of two numbers. We'll try to swap the values of two numbers.
नाउ टू गो ahead एंड राइट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, दो वैल्यूज को स्वैप करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, हमको दो वैल्यू चाहिए होंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा एक वैल्यू है इंट ए और दूसरा वैल्यू है बी। अभी ये दोनों वैल्यू यूज करके मैं अपना वैल्यू एक्सचेंज कर रहा हूँ, यानी कि एक वैल्यू से दूसरे, एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल का असाइन कर रहा हूँ। ये समझने के लिए हम लोग नोटपैड पे चले जाते हैं और ये प्रोग्राम सही ढंग से सीख लेते हैं। We understand the swapping properly with the help of your notepad. Now I take my a value as 10 and the b value as 20. Now if at all you look at, I write a logic a equals to a plus b. Once I write this particular statement a equals to a plus b. In this case, if at all you look at what will be my a value after this particular case, what will be my a value? A will become 10 plus 20, which will be 30. Now after this, I'll write it as a equals to b minus a. Otherwise, we'll write it b equals to a minus b. B equals to a minus b. In this case, if at all you will look at b equals to, what is my a value? The updated a value is 30 minus what is my b value? Minus 20, which will become 10. Now my current b value is, my current a value, if at all you look at, a is 30 and my current b value, if at all I look at, b is 10. अभी मुझे हाफ स्वैप हो गया है, a का वैल्यू मुझे b को आ गया है। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे a का वैल्यू भी बदलना चाहिए। सो मैं ये लिखता हूं a इक्वल्स टू a माइनस बी। अभी मैं यहाँ पे देखता हूं तो a इक्वल्स टू, अभी मुझे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 30 है। सो मैं यहाँ पे 30 डाल दिया हूँ और मुझे माइनस b का वैल्यू, अभी b का नया वैल्यू आ गया है 10। अभी जब ये करता हूं तो मुझे वैल्यू आ गया है 20। अभी मुझे a का वैल्यू, a का नया वैल्यू आ गया है a इक्वल्स टू 20। अभी अभी अगर हम लोग देखते हैं तो b का वैल्यू 10 हो गया है और a का वैल्यू 20 हो गया है। If at all you look at, I'm using a logic a equals to a plus b. When I do this particular operation, my new value for a is 30. Whenever I write this statement b equals to a minus b, the new value of b becomes 10 because my new value of a is 30. 30 minus the existing value of b is 20, which becomes 10. My new b value becomes 10. Now I try to work out with another expression, which is a equals to a minus b. Once I write this, a equals to a minus b, which is new value of a is 30, which is your 30, and the new value of b is 10, which is 30 minus 10, which becomes 20. My new value for a is 20. Now earlier my a value was 10 and b value was 20. Now the current values are a value is 20 and the b value is 10. This is how we swap the values of two numbers without using any temporary variable. Now we write it without using temporary variable. We are not using any temporary variable to do this. Now what we do, we just take it. Now we try to accept the values from the keyboard. We try to accept the values from the keyboard. To accept the values from the keyboard, I need to use this scanner package. नाउ ये जो ए और बी वैल्यू को कीबोर्ड से एक्सेप्ट करने के लिए हम लोगों को ये स्कैनर इंपोर्ट स्टेटमेंट चाहिए और उसके बाद यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखते हैं स्कैनर sn इक्वल टू न्यू स्कैनर और इसको इनपुट देना है सिस्टम डॉट इन। अभी इसको इनपुट भी मिल गया है और इनपुट देने के बाद अभी हम लोग वो वैल्यू को रीड करना है, तो वील रीड इट सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट, और ये प्रिंट के अंदर हम लोग लिखते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉरी ए है ना, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। और बाद में हम लोग स्कैन करते हैं x इक्वल्स टू, सॉरी x नहीं है a इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एस एन डॉट नेक्स्ट इंट, बिकॉज हमारा वैल्यू है इंटीजर। सो फिर से बाद में अगर हमारा सेकेंड वैल्यू को भी रीड कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर देते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ b, और b का वैल्यू भी ले लेते हैं, से b इक्वल्स टू एस एन डॉट नेक्स्ट इंट ऑफ लिखते हैं। अभी हम लोगों ने दो वैल्यू को यूजर के कीबोर्ड से ले लिए। नाउ वी हैव read the two values, a value and b value from the keyboard. Now once we have read the values from the keyboard, whatever the statements that I have written, the three statements, I start writing those statements. That is a equals to a plus b, and then I'll write it as b equals to a minus b, the same statement, right? And then we write it as a equals to a minus b. This is how I write the three statements. And then after that, I make use of something called print, wherein I give it as system dot out dot print, and then here I write it the new value of a is, यहाँ पे प्लस लिखना है, और उसके बाद I'll give it as a. Now similarly I'll write it for the second one, that is system dot out, I'll use it println because I want the control in the next line, so I'll use it println system dot out dot println, and then I write it the new value of b is, यहाँ पे लिखता हूँ plus b. Now once we are done with this, we'll now try to execute it. ये अभी लिखने के बाद हम लोग एक्सिक्यूट कर लेते हैं। अभी मेरा a का वैल्यू हो गया है 100 और b का वैल्यू हो गया है 200। जब एक्सिक्यूट करता हूं तो a का वैल्यू 200 हो गया है और b का वैल्यू 100 आ गया है, यानी a का वैल्यू b को आ गया है और b का वैल्यू a को आ गया है। सो वंस आई executed it, a value was 100 and b value was 200. Now the new value of a is 200 and the new value of b is 100, which means the values of the two variables is swapped. The values of the two variables is now swapped. This is how you use something called your swapping without using any temporary variable. Now यही प्रोग्राम क्यों, इसी जो प्रोग्राम है इसको अभी टेम्पररी वेरिएबल यूज करके करते हैं। अभी मैं ये कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको मैं भेज सकूं। मैं यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट खोल लेता हूं, न्यू डॉक्यूमेंट, I'll write it as swapping and I'll call this as biggest numbers. I'll just open swapping, and in the swapping I'll just copy this program. Maybe I'll just copy the class also so that you don't have any issue. Right, I've just copied it and saved. Now we try to make some necessary changes here wherein we use it without using temporary variable. अभी ये जो without using temporary variable किए हैं, अभी इसको with using temporary variable करते हैं। अभी कुछ variable नहीं use किए, बस we have got only two variables a and b. अभी हम लोग कुछ तीसरा वैल्यू c को लेना चाहते हैं और c को लेके हम लोग स्वैपिंग करना चाहते हैं। वो कैसा करते हैं अभी हम लोग देखते हैं। सो अगर हम लोग एक टेम्पररी वैल्यू लिए हैं जो इसको कहलाते हैं टेम्प, अभी इसको हम लोग यूज करने के लिए हम लोग अभी क्या करते हैं, पहले ये जो टेम्प वेरिएबल है, टेम्प वेरिएबल पे हम लोग a का वैल्यू असाइन कर लेते हैं। अभी हमारे पास जो वेरिएबल है जो a का वैल्यू है, अभी यहाँ पे टेम्प का वैल्यू हो गया 10।
अभी बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आके हमारा जो नया वैल्यू है, यानी कि हमारा जो नया वैल्यू है दैट इज बी इज इक्वल टू जो हमारा जो पहला वैल्यू है विच मीन्स ए इज इक्वल टू हम लोग बी कर लेते हैं। अभी हमारा जो ए का जो वैल्यू है वो टेम्पररी वैल्यू पे स्टोर हो गया है। अभी हमारा जो ये वैल्यू यहाँ पे पड़ा हुआ है ए इक्वल टू बी जो हम लोगों ने किए हैं, इसके वजह से मेरा ए का वैल्यू हो गया है 20। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसानी से हम लोग बी को हमारे टेम्प वैल्यू दे देते हैं, जिसके वजह से हमारे टेम्प में जो 10 वैल्यू था, 10 में टेम्प में जो 10 वैल्यू है वो हमको बी में आ जाएगा और स्वैपिंग बहुत आसानी से होता है। लेकिन इसमें क्या है, द प्रॉब्लम इज अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसका मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है, ए का मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है, बी का भी मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है और सी का भी मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है। यानी इफ एट ऑल यू लुक एट द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ मेमोरी is being used is more in this case. In the earlier case, you were using only two integer variables, which means 32 bit values have been used. So altogether your 32-bit and 32-bit 64-bit was consumed. But in this case, you are using 90-bit consumption. That's the problem. I repeat the entire discussion in English. We have got a variable a equals to 10 and b equals to 20, and we are taking another temporary variable temp. Now what we wanted to do is we wanted to assign the value of a to the temp so that the temp value becomes 10. Now after that, I overwrite my a value with the b value. I start assigning my a with b, which becomes 20 because my b value is 20. Now after that, in the third step, I directly assign my b value, which is ideally 20. Before this statement, till here also, my b value is 20 only. Now after this particular statement, after writing this particular statement, whatever the value that I have stored in temp, that value is assigned to b. Once that is assigned, the b value is swapped to 10. This is how I swap the values between two numbers. ये जो स्वैपिंग हम लोग कर रहे हैं ये टेम्परेरी वेरिएबल को यूज करके कर रहे हैं। इसको यूज करने के लिए अभी हमारा जो यहाँ पे लॉजिक लिखा है, सेम हम लोग दो वैल्यूज को कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं। वो रीड करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल को ले रहे हैं, हम लोग उसको कहलाते हैं टेम्प, और यहाँ पे लिखते हैं टेम्प इक्वल्स टू ए। अभी ये लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो b वैल्यू है वो b वैल्यू को हम लोग a से असाइन कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो नया b वैल्यू लाने के लिए, b को नया वैल्यू लाने के लिए इसको टेम्प असाइन कर लेते हैं ताकि हमारा टेम्पररी वैल्यू इस पे आ जाए। सो ये बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, दैट्स द डिसएडवांटेज। नाउ वी रन दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अभी जैसा हम लोगों ने पहले इनपुट दिया है, अभी यहाँ पे a को 100 देते हैं और b को 200 देते हैं, देन द वैल्यू सी, इफ एट ऑल यू लुक एट देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, सी द स्वैपिंग वैल्यूज आर नॉट प्रॉपर्ली obtained. What is the reason? If at all you look at, I am calling this as equals to a. Let's just look at the logic. It is temp equals to a and this is a equals to b. I'm sorry for this. A is equal to b. Now once we run this, we take the first value as 100 and the second value is 200. Now see, the values are swapped. Here the a value, whatever we have took it, that a value should be assigned with b value, so that the swapping will happen, and the b value is assigned with the temporary value. So this is how we work with the values on that is swapping between two numbers. Hope everybody have understood this. Now this is how we work with the two programs. The first program that we have done was finding the biggest number. The second program that we have done was swapping the values between two numbers, or swapping the two numbers
without using temporary variable. Now this is the third program that we have done, which is showing us swapping the values with the usage of temporary variable. Now we try to again copy paste this so that I can send it to you. Swapping to. Now I'll just paste my code here. Now this is how you have your temporary variable. Now once I save this, I've got my three programs, copied it for you. Now we'll write the next program wherein once I enter an integer number, then I should give the or I should extract the digits out of it. मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी हम लोग कुछ नंबर एंटर कर लेते हैं तो वो नंबर से हमको डिजिट सेपरेट करना है. सो आई रिपीट, I assume int I equals to 123. In this case, once I enter this value, I should get the output as 1, 2, 3 or 3 to 1. जैसा भी हो, I wanted this digit separately. I want this digit separately. I want to print them separately. I should not get it as 1, 2, 3, but I should get it as 1, 2 and 3. Whenever I give it as 123, I should give it as 1, 2, 3. If at all I give it as 4, 7, 8, then I should get it as 4, 7 and 8. The separate numbers I should get it. Separate digits I should extract from a particular number. Now we write it. वो प्रोग्राम कैसा लिखते हैं हम लोग देखते हैं. पहले हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिख लेते हैं. प्रोग्राम टू एक्सट्रैक्ट डिजिट्स फ्रॉम ए नंबर. एक नंबर से डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं. ये स्टार्ट करने के लिए हम लोग पहले लॉजिक अपना नोटपैड में सीख लेते हैं. शायद आपको याद हुआ होता है तो हमको दो चीज़ें पढ़ाए होंगे नंबर सीखते हुए. Whenever we were learning numbers in our childhood, we have been taught with two things. That's first thing that if you could remember, something called face value, and the second one called place value. If you look at this, this is the basic fundamental that we use it in this particular program to get the output. ये जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं इसमें ये दोनों चीज़ों का यूज करके हम लोग अपना प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं. सो ये प्रोग्राम लिखने के लिए अगर हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं 478. ये 478 नंबर कैसा बनता है? 4 इंटू 100 एंड देन हम लोग लिखते हैं 7 इंटू 10, 7 इंटू 10 एंड हम लोग लिखते हैं 8 इंटू 1. एंड जब हम ये तीनों को अगर ऐड कर लेते हैं, अगर ये तीनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये 400 हो गया प्लस 70 हो गया प्लस 8, वो हो गया पूरा मिला के 478. अभी इसको और ध्यान से अगर देख लेते हैं, इसी नंबर को अगर और ध्यान से देख लेते हैं तो 4 इंटू 10 पावर 2. मैं लिखता हूं यहाँ पे 10 पावर 2 विच इज 10 स्क्वायर. सिमिलरली अगर नेक्स्ट वन में अगर देखते हैं 70 को, 70 इज नथिंग बट 7 इंटू 10 पावर 1. ऐसे ही ऑर्डर में है ना. होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑर्डर. नाउ 8 इंटू 10 पावर and 88 into 10 पावर 0. दिस इज हाउ यू हैव इट. अगर ये लॉजिक अगर हम लोग देखते हैं, एक नंबर बनाने के लिए 10 को मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग ऐड करते जा रहे हैं. अगर इसको सेपरेट करना है, ये 4 को अगर सेपरेट करना है, ये अगर 7 को सेपरेट करना है, 8 को सेपरेट करना है,
तो हमको डिवाइड करना है। ये 478 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर बार ये 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। बट हम लोग ये देखते हैं, तो अगर वो रिवर्स ऑर्डर करने के लिए जैसा हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये 4 को अगर देखते हैं, 4 का फेस वैल्यू 4 है, ये 400 में 4 का फेस वैल्यू या फेस वैल्यू 4 है, लेकिन वो 100 प्लेस में रहने की वजह से वो 4 का वैल्यू हो गया 400। सिमिलरली 70 में अगर देखते हैं, तो 7 फेस वैल्यू है, लेकिन वो 10th प्लेस में रहने की वजह से उसका प्लेस वैल्यू हो गया है 70। ऐसा ही 8 को यूनिट्स प्लेस में है, यूनिट्स प्लेस में रहने की वजह से उसका 8 वैल्यू है, और प्लेस वैल्यू भी 8 है और फेस वैल्यू भी 8 है। ऐसा जो हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग ये नंबर बना रहे हैं, अभी डिवाइड करके वो डिजिट्स को ले लेते हैं। सो वॉट एवर वी आर फॉर्मिंग नंबर विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, सिमिलरली we try to do the reverse process by dividing the numbers. Now we try to look at the logic. How do we write it? Now first thing is we wanted to accept the value from the user. So to accept the value from the user, now I just go ahead and declare my int, say n. I call my value as int n. Now I want to read it from the keyboard, so I need to use this import scanner. So to scan it, I'll use it as to new scanner, and इसको input देना है system dot in, and then to read the values I'll put it as system dot out dot print. I'll write it as please enter the number. So to read it, n equals to, I'll just go ahead and check it, that is sn dot next int, so that you read this value from the user. Once you read it, now what is that I wanted to just go ahead and verify is, I wanted to run this loop in such a way that my while loop, I run a while loop in such a way that my value of n becomes, the value of n becomes 0, wherein I write it while n is greater than 0. Till n is greater than 0, what is that you wanted to achieve? That's what we just go ahead and put it over here. So now once I come back here, put a brace and then come back and write it here. I'll call it, as I've told you, to form the number. अगर जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ, एक नंबर को बनाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के लिए मैं लिख रहा हूँ n इक्वल्स टू n बाई 10। जैसा अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो n का वैल्यू हो जाता है विच विल बी पॉइंट्स में, जो पॉइंट्स में आ जाता है n बाई 10। यानी कि अगर 478 अगर लिखते हैं, तो 47.8 आ जाता है। वो 0.8 जो वैल्यू है विल बी आर डिजिट, उसको एक्सट्रैक्ट करने का हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एक काउंटर का वेरिएबल ले लेते हैं, ताकि ये रोटेट हो जाए, ताकि ये n 0 तक चला जाए। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं COUNT, एक वेरिएबल ले लेते हैं n कामा काउंट, एंड यहाँ पे आके काउंट को इंक्रीज कर लेते हैं, ताकि हम लोग कितने बार ये रोटेट कर रहे हैं हम लोग समझ लेते हैं। COUNT, राइट। देन ये क्या हो गया, इनिशियलाइज वेरिएबल, विल जस्ट कॉल दिस काउंट इज इक्वल टू, इनिशियली हम लोग जो वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं
इसको काउंट इक्वल टू 0 ले लेते हैं ताकि हमको समझ में आ सके कितना डिजिट्स है. सो वी इंक्रीमेंट दिस सो दैट वी गेट द काउंट प्लस प्लस. एंड बाद में हमको क्या करना चाहिए, ये जो अभी हम लोग ले लिए हैं इसको हम लोग अभी चेक करना चाहते हैं वेदर दिस वैल्यू इज एबल टू एक्सट्रैक्ट इट और नॉट. इसके लिए हम लोग दूसरा वेरिएबल भी ले लेते हैं, एम वेरिएबल ले लेते हैं. और ये जो एम वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं इसका कुछ इनिशिएशन भी करने के लिए कोशिश करते हैं. उसको हम लोग यहाँ पे जाके हम लोग यूज कर लेते हैं, वेर while m is greater than 0 तक हम लोग इसको भी लूप रोटेट करते हैं. लेकिन यहाँ पे m एरर देता है. m एरर हमको इसलिए दे रहा है कि m को हम लोग कुछ वैल्यू असाइन नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे जाके करते हैं m इक्वल्स टू n. वॉट एवर वी रीड इट, जो n वैल्यू हम लोग रीड कर रहे हैं वो n वैल्यू को हम लोग m पे असाइन कर लेते हैं. जब हम लोग असाइन कर लिए हैं तो m का वैल्यू में जो एरर दे रहा था वो अभी एरर नहीं दे रहा है. अगर हम लोग यहाँ पे देखे, if at all we look at it again, m was giving us an error because we didn't use this particular variable, we didn't initialize this particular variable. Now we assign m with the value of n so that it will work out and give us the values. To give us the values, again we take another variable which will be used for my identification. So I'll take another variable wherein a, and also I'll just come back here and then write it up over here. A equals to my m modulus of 10, and then I write it system dot out dot println, and then I just give my value as a as my digit so that it prints my digit. एंड ये प्रिंट होने के बाद, ये प्रिंट करते हुए मुझे वो जो m वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट करते जाना है. वो डिक्रीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे जाके देता हूँ m इक्वल्स टू m बाई 10. जैसा मैं डिवीजन बोल रहा था हम लोग डिवीजन कर लेते हैं. और उसके बाद जो काउंटर वैल्यू है उसको हर वक्त मैं कम करते जाता हूँ, इसलिए ताकि वो 0 तक चला जाए. इसलिए मैं इसको करता हूँ काउंट माइनस माइनस. अभी ये खत्म होने के बाद मैं अभी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि मुझे वो समझ सके whatever the digits that we have it in a number. Say I have the number as 1 2 and 3. Now I get the digit as 3 2 and 1. So whatever we are doing it is, whatever the kind of multiplication that we are doing it with 10, we are reducing it. We are using something called slash to reduce that particular number. आई रिपीट, ये जो स्लैश करते हैं यानी डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड करके हम लोग ये रिड्यूस करते जा रहे हैं ताकि वी गेट ऑल ऑफ दिस वैल्यूज. So now the digits that I have it in my what we call it as my number 1 2 3 are listed out 3 2 and 1. Now if at all you look at this particular a value जो आ रहा है, इसको अगर एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहते हो तो you can write it as print. And once we run this, see you get it as, once I give it as 7 8 9, I'm sorry, it's written over here. Once I give it as 7 8 and 9, then see you get it as 9 8 and 7. So to separate the digits, see to separate the digits yani ki a, and then I give it as plus, I open the double quotes and I put it as backslash t. अगर देता हूं तो you will have a spacing between them. I give it as 7 8 9 and then see 9 8 7. All the digits are printed separately. This is how you represent. How you want to represent? You represent it for yourself. This is how we write the logic to separate
the number with the help of digits, or you separate the numbers into digits. ये प्रोग्राम में हम लोग ये सीख रहे हैं, एक नंबर अगर इनपुट देते हैं तो वो नंबर को डिजिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका लॉजिक यहाँ पे दिया गया है. सो ये प्रोग्राम भी आपको मैं और एक नोटपैड में सेव करके दे देता हूँ, ताकि इसको आप लिख सकें. मैं इसको भी सेव कर रहा हूँ. आई एम सेविंग इट एज एक्सट्रैक्ट digits. Now once I put it, I'm sending this file also. You can just look at that. Now the next program that we wanted to just look at is, till now we have seen how to get the digits. Now we wanted to get the sum of all of them. Now to get the sum of all of them, you can write a very simple logic. So हम लोग इसको ही edit कर सकते हैं, या फिर we can also write a new program also. So we'll write a new program so that there is no confusion. Program to find the sum of digits in a number. ये जो अभी हम लोग digits लिए थे, ये जो digits extract किए थे, वो digits को ऐड करके, से अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 478, इसको इसका आउटपुट होना चाहिए 4 प्लस 7 प्लस 8. ये जो वैल्यू रहेगा विच इज 7 7 14 15 विच इज 19, ऐसा मुझे आउटपुट देना चाहिए होता है. सो टू गेट दिस पर्टिकुलर आउटपुट विल स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम. यहाँ पे हम लोग जो ये प्रोग्राम लिखे थे वो मैं डिलीट कर रहा हूँ. नाउ जो नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे, नंबर n ले रहा हूँ. I am taking accepting a number here, and then after that I wanted to read this value from the user, so I am using something called scanner class. Scanner sn equals to new scanner, and after doing this I want to take the input, that is system dot in, और ये इनपुट देने के बाद मुझे वो वैल्यू रीड करना है. वो वैल्यू रीड करने के लिए मैं लिख रहा हूँ n इक्वल टू एस एन डॉट नेक्स्ट इंट, बिकॉज मेरा n इंटीजर टाइप का है. एंड देन आफ्टर दैट व्हाट इज दैट आई वांटेड टू डू इज, आई वांटेड टू रोटेट दिस लूप, डिवाइड इट एंड गेट द वैल्यूज ऑल द टाइम. इसको लेने के लिए अगर मैं चेक करता हूँ तो I will have to run this while loop. तब तक रन करना चाहिए जब तक मुझे ये n का वैल्यू 0 ना हो जाए. यहाँ पे मैं फिर से वो लॉजिक लिखना स्टार्ट करता हूँ, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो मेरा नया वैल्यू है, इसको मैं कहता हूँ कुछ m वैल्यू ले लेता हूँ, कमा m ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ m इक्वल्स टू n मॉड्यूलस ऑफ 10. जब ये करता हूं तो मुझे रिमाइंडर मिल जाता है. जब 10 से डिवाइड करता हूं तो मुझे वो जो रिमाइंडर मिल जाता है वो रिमाइंडर रहता है. अभी मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूं जिसमें मेरा m को, मेरा सम वैल्यू को स्टोर करने के लिए, इसको मैं कहलाता हूं सम, और इसको वैल्यू दे देता हूं 0. अभी मैं क्या करता हूं, वॉट एवर आई डू इट, आई ट्राई टू एड माई सम वैल्यूज हियर. I'll make use of something called sum equals to sum plus, which is 0 plus whatever the value that I get it here, whatever the modulus value that I get it, which is m, that I'll pick it up here. Now ये मुझे value दे दिया है, और इसके बाद then what is that I'm supposed to do is, I'm supposed to ensure that this value comes down till 0. To get it done, I'll just go ahead and put it as n equals to n slash 10, so that it reduces the value. And after rotating it for multiple number of times, whatever the sum value that is available, that sum value I'll pick it up and I'll print it as system dot
out dot print ln, and then I want to give the sum. It should be small sum because gave the variable name as sum, small letters. This is how we write the code in order to get the sum of digits in a number. Now we'll try to run this. Don't worry. In next couple of minutes, I'll explain this with the example and a notepad. Please don't worry about the logic, but look at it. This is how you write your program. So once we run this, oh, it is trying to accept the value. I'm just stopping it because I need to give the instruction here before reading it. I'll write it system dot out dot print, and I'll just put it as please enter the number. Don't worry on this code. I'm explaining it to you again. How this logic comes up, I'll explain. You don't need to buy hard. I'll explain why I'm writing all of this. Don't worry on that front. Just do understand this is how we write it. Now I'm executing it. Now it will ask please enter the number. Now I am entering the value 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Once otherwise I'll make it simple. 1, 2, 3. Once I enter, see 1 plus 2 plus 3, which is 6. That is printed. Now we'll look at with another example whether it is correctly working or not, which is 478. Once we run this, see I've got 19 as the outcome. So this is how you work with something called finding the sum of digits in a number. Now it is exactly 3 o'clock. Please give your attendance. After the attendance, I'll explain all of this logic with the help of a notepad and an example. So that just look at this. We'll now get into notepad and understand why are we writing this particular logic. If at all you could look at, आई अगर यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग ये वेरिएबल को हम लोग डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए या फिर वो डिजिट्स का सम लेने के लिए हम लोग ये कोड ऐसे क्यों लिख रहे हैं, वाई आर वी इम्प्लीमेंटिंग लाइक दिस, वो समझने के लिए टू अंडरस्टैंड दैट we'll look at an example. Assuming that I'll take up my n equals to 123. Now, for to get this particular 123 separated as 1 comma 2 comma 3 and then getting 1 plus 2 plus 3, what I'm supposed to do initially, जो initially मुझे करने के लिए क्या करना चाहिए is ये जो n वैल्यू है उसको मैं डिवाइड करता हूँ. n का जो वैल्यू 10 से अगर डिवाइड करता हूँ विच इज n बाई 10 अगर लिखता हूँ तो मुझे जो वैल्यू आएगा विच विल बी 112.3. if at all I use the same thing with modulus operation, which means n modulus 10. Now the n modulus 10 will give me only the remainder. Once I get it, see I'll get it as when once I look at in this particular case, so I'll get it as my 12 value for this particular case. That's how we do it for every step, and once we do it for multiple number of times, this is 12.3. when I do it for next time, it will become 1.23 and it becomes 0.123. Now this while will execute only till my n is greater than 0, which means ये execute होने तक, ये value रहने तक ये execute करेगा. जब ये n का value 0.13 होगा, then immediately we don't get that value. So once you apply your reminder, जैसा yesterday we have seen n modulus 2 operation कर रहे हैं, तो once you divide any number by 2, then you are getting the reminders as 0 and 1. Similarly, when you are applying it, you get the reminders here. You get the reminders of your value.
Now once whatever the reminders that you get it, that reminders you are adding it. Sum equals to sum plus m. रिमाइंडर ऑल द टाइम जो डिजिट आएगा वो डिजिट ऐड करते जा रहे हैं. जब भी वो ऐड करते जा रहे हैं तो हम और हमारा जो पहला रिमाइंडर है 3, इन दिस केस जो पहला रिमाइंडर है 8 एंड नेक्स्ट रिमाइंडर है 7 एंड बाद का रिमाइंडर है 4 एंड 8 प्लस 7 प्लस 4 को ऐड करके हम लोग वी आर कमिंग डाउन एंड प्रिंटिंग इट एज सम. This is how you use something called division of numbers, or you extract the numbers from extract the digits from a number and perform the addition of digits. Now ये extraction हो गया है, and now we'll try to take this program and then use it for addition. I'll just put it separately and call it as sum digits. Some digits, and I'll just save this over here. Now we write another program wherein to add one value to each of these digit. Whenever you pick up, I wanted you to be very comfortable in converting a number into a digit, for which I am coming up with multiple examples. In this, again we'll work out with another example wherein we try to increment all the digits of a given number with 1, which means जो हमको यहाँ पे ये नंबर है यानी कि 1 2 3, इसको हम लोग ऐसा करना है 1 + 1 करना है और 2 + 1 करना है एंड 3 + 1 करना है. ऐसे करते हुए हम लोग एक एक डिजिट को 1 1 ऐड करते जाना है ताकि मेरा नंबर हो जाएगा 234. This is what we wanted to make it. Now we'll just look at it. We just come back here, write a program to increment by 1 for all digits in a number, for all digits in a number. To do it, again I'll pick up whatever I have been doing in earlier program. जो हमारे earlier program में हम लोग use कर रहे थे उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं. यानी कि ये रीडिंग ये सब कुछ ऐसा ही लिखते हैं, या फिर मैं फिर से दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना आ जाए. सो ये मेन प्रोग्राम में हम लोग लिख रहे हैं और हम लोग पहले ये जो इंटीजर वेरिएबल लेना है, जो ये वेरिएबल को यूज करके हम लोग वैल्यूज रीड कर रहे हैं यानी कि int n, एंड देन इसको रीड करना है स्कैनर को यूज करके. आई विल राइट इट स्कैनर sn इक्वल टू न्यू स्कैनर, एंड इसको वैल्यूज रीड करने के लिए हम लोग सिस्टम डॉट इन ले रहे हैं ताकि वो इनपुट रीड कर ले, और बाद में हम लोग यूजर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि एंटर कर दे, यूजर को इनपुट एंटर दे दे. इसलिए हम लोग लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println. We are writing this because user need to have an instruction to enter the value, enter the number. Once we are done with this, now we'll try to read the value from the keyboard. To read it, we'll write it as n equals to the object sn, it is small sn dot next int. दिस इज हाउ आई रीड माई वैल्यू. ऐसा करके मैं वैल्यू रीड कर लेता हूँ. जब ये वैल्यू रीड कर लेता हूँ उसके बाद ये वाइल जो है मैक्सिमम 0 होने तक, यानी एन वैल्यू 0 तक जब बनता है तब तक एग्जीक्यूट होना चाहिए. इसलिए मैं लिखता हूँ n ग्रेटर देन 0, और उसके बाद ये फॉर लूप में मैं एग्जीक्यूट कर लेना चाहता हूँ. यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ये वेरिएबल को लिख रहा हूँ, आई एम कॉलिंग इट एज कमा ए, और यहाँ पे लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू n मॉड्यूलस ऑफ 10.
ताकि वो रिमाइंडर वैल्यूज मुझे दे दे। और बाद में ये जो वैल्यू ए है उसको मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। पहले पहले प्रोग्राम में अगर आपको याद है तो मैं एक काउंट वेरिएबल ले रहा था और वो काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहा था, उसी तरह मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। एंड बाद में एक मैं ये वेरिएबल एम ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं जो वैल्यूज कैप्चर करना चाहता हूँ वो वैल्यूज को मैं यहाँ पे कैप्चर करके स्टोर कर लूँ। इसलिए मैं यहाँ पे आई एम टेकिंग अनदर वेरिएबल m and I am declaring it as zero value and initializing it as zero value, because I want to capture the values and place it into it. So I am calling it as m equals to m into 10। जो अभी मैं मल्टीप्लाई किया हूँ उसको जो डिवाइड किया हूँ उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड देन आई गिव इट एज प्लस ए, so that this expression will validate and give me that particular value which I can use it for incrementing my number. Yani for every iteration I want to increase my 1, for which I am giving it like this. And after that, what I wanted to do is I wanted to divide this number by 10, so that whenever I just run this loop, this particular while loop should not get into infinite loop. This n value should come down so that ये condition fail हो जाए और ये while loop से बाहर आ जाए, so that it will not be in the infinite loop. Now what I do, once I finish it off, whatever the new value that I have, n जो new value है, that I'll assign it to m. And then after doing it, I then come back and make it m equals to 0. After assigning it as n equals to m, and then I'll again reassign m value with 0, because again I want to rotate my while loop. When I want to rotate my while loop, I just come back here while n is greater than 0। यहाँ पे इसके a modulus of 10, एंड देन उसके बाद लिखता हूँ m इक्वल्स टू m इंटू 10 प्लस a। जो मैं पहले लिख रहा था उसी कोड को यहाँ पे मैं कैप्चर किया हूँ। एंड देन बाद में अभी जो n वैल्यू है उसको n इक्वल्स टू n बाई 10 करता हूँ, ताकि यहाँ पे वो फिर से इन्फिनिट लूप में नहीं चले जाए। इट विल नॉट गेट इनटू इन्फिनिट लूप, बट फॉर इट गेट्स execute, it gets broken, and once it is broken, now we can just go ahead and print my incremented values of n, which are now captured into m, and the m values will be printed. So जो हमारा पहला नंबर है n, उसमें जो वैल्यूज है उसको इंक्रीमेंट करके ये जो प्रिंट करने के लिए दूसरा लूप यूज करके हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। पहला लूप है उसको डिजिट्स में ब्रेक करने के लिए, दूसरा लूप है जो हम लोगों ने ब्रेक कर लिया है उसको फिर से असाइन करके हम लोगों को यूज करने के लिए। सो आई एम यूजिंग दिस एज println एंड आई विल गिव द वैल्यू एज m। जो पहला मेरा वैल्यू था विच इज n, नाउ वॉट एवर द अपडेटेड दैट आई हैव इट दैट विल बी m। नाउ इफ एट ऑल यू रन दिस एंड सी द एग्जीक्यूशन, यहाँ पे जो मैंने नंबर एंटर करना चाहता हूँ 1 2 3, अभी मुझे वैल्यू आ गया है 234। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विद द नोटपैड, राइट। सो 1 2 3 जब करना चाहते हो तो हमको आना चाहिए 2 3 4, अभी वही आ गया। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज आई एम ब्रेकिंग दिस वैल्यूज into this number into digits here. Once I have broken this into digits, then I have assigned that updated n value, whatever the n value that I have it, that is being utilized. So whatever the n that I am having it, अगर if at all you look at in this case, ये करते हुए हमारा जो n value रहेगा
वो n वैल्यू पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो होने से ही ये ब्रेक हो जाएगा ना, ज़ीरो से कम होना चाहिए, कम होने के बाद ही ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जो नया n वैल्यू है उसको हम लोग m वैल्यू से दे रहे हैं, यानी कि जब यहाँ पे m को हम लोग कैप्चर कर रहे हैं वो m को हमारे n से असाइन कर रहे हैं, वो n को फिर से नया लूप में हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। ये यूटिलाइज करने से पहले ये जो कैप्चर्ड वैल्यू m में भी रहेगा, जैसा n में नया वैल्यू रहेगा सिमिलरली m में भी रहेगा। ये m में जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़ीरो से असाइन कर रहे हैं ताकि ये जो कैप्चर्ड वैल्यू है ये ओवरराइड हो जाए। ये ओवरराइड होने के बाद हम लोग n ग्रेटर देन ज़ीरो यूज़ करते हुए हम लोग फिर से इसको रन करते हैं ताकि नया जो नंबर है वॉट एवर जो नया नंबर आया है वो नया नंबर का हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। I repeat, whatever this first logic that we have been using it, we are capturing the remainder and incrementing it so that we get the captured values. The captured values are stored in m variable and then the loop is rotated till n value is less than 0. Once the n value is less than 0, the while loop gets breaked. Once it is broken, now the n value will be not equal to m or n value will not be any of the expected values. So the n value is now assigned with the captured value m. The n value is now assigned with the captured value m, and after that the whatever the n value that I have it, that is being utilized in the while loop till again the n value is becoming less than 0. During that particular process, as we have this m value which is captured here, that is also made as 0 so that the same m variable can be utilized here in your next iteration. Now during this particular iteration we have captured the updated incremented values, and those incremented values are printed by using system.out.println. We are running two loops because we are capturing it, incrementing it, and then we are printing it separately, for which we are using two loops. Both the loops will help us in order to rotate and increment the values. This is how we increment the number of digits in we increment the number of digits by 1 in a given number. एक नंबर में डिजिट्स को 1 से इंक्रीमेंट करते हुए कैसे करते हैं उसका ये एग्जाम्पल है. नाउ आई जस्ट गो अहेड एंड पुट इट in another notepad. Increment digits by 1. So I'll save this program also. You can practice it whenever you are free. So this is how we use your next program also. Now you just please look at these programs, execute these programs, and if you have any question please come back to me in the Kaizala group. Hope these programs are new, maybe you get confused, please don't worry on that. Now the next program that we do it is whenever you enter a number. I have told you in your Python programming we use three kinds of numbers. One is hexadecimal, one is decimal that we are using it automatically like a equal to 10, b equal to 20, all that. And second one is hexadecimal, that is 0 to 9, and also we include a to f. And the third one that we have seen is binary numbers. Now we will try to write a program wherein once you enter a number in decimal format, you should get an output in terms of your binary format. अगर एक नंबर को इनपुट देते हैं यानी एक डेसिमल नंबर को इनपुट देते हैं तो आउटपुट होना चाहिए बाइनरी नंबर. आई रिपीट, जैसा हम लोग सीखे थे कि तीन तरीके के नंबर एक्सेप्ट किया जाता है, वो तीनों तरीके के हैं नंबर्स दैट हम लोग जावा में यूज़ करते हैं, वो है हेक्साडेसिमल, डेसिमल एंड बाइनरी. जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है वो 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं, और
कैरेक्टर्स को अगर देखते हैं तो ए से एफ तक होता है, और सिमिलरली अगर हम लोग बाइनरी में देखते हैं तो 0 या 1 का इस्तेमाल होता है, और अगर डेसिमल में देखते हैं तो 0 से लेकर 9 तक यूज़ करते हैं। सो ऐसे हमारे एक डेटा नंबर टाइप है यानी डेसिमल टाइप है, वो डेसिमल टाइप से लेके हम लोग एक बाइनरी टाइप में यानी कि जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट कैसा होता है वो प्रोग्राम अभी हम लोग देखते हैं। वो लिखने के लिए हम लोग विल ट्राई टू राइट दिस स्टेटमेंट ऑल्सो, program to convert a decimal number into a binary number. So we will see how a decimal number can be converted into a binary number. To do it, again I accept a number from the keyboard. So to accept the number from the keyboard, I'll have to use the scanner class, so I'll have to use import. So I'll write it scanner sn equal to new scanner, and then I'll write it as system dot in, and after that जो n वैल्यू है उसको रीड करने के लिए n equals to sn dot next int. This is how I read my values. Once I read my values, then what is that I wanted to do is, as in like I have done in the earlier program, ये n 0 होने तक यानी लास्ट वैल्यू तक हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते जाएंगे। वहाँ पे बेस पावर 10 है डेसिमल पॉइंट्स में, इसलिए हम लोग ये 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे यहाँ पे। So whenever we were looking at 478, I have been telling you it was multiplied by 10. So we are dividing it by 10. In the binary format, we are using only two values, that is 0 and 1. So we are dividing it by 2. So for which what I will do, जैसा हम लोग अभी तक कर रहे थे वैसा ही in the same pattern we will also write it till your n value is greater than 0, your while loop will work. And after doing it, I'll take another temporary variable, that is int a as another temporary variable, that I'll use it is equal to a equals to n modulus of 2. वहाँ पे जैसा हम लोग n modulus of 10 कर रहे हैं, ऐसा ही हम लोग यहाँ पे n modulus of 2 करते हैं। वहाँ पे डिजिट्स ला रहे हैं, यहाँ पे बाइनरी नंबर्स ला रहे हैं। सो उससे ज़्यादा कोड में कुछ फ़र्क नहीं होता है, वहाँ पे 10 से कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से करते हैं, बस है उतना ही है। सो आफ्टर दैट now I'll just call another variable, that is string वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, string str करता हूँ, एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी मुझे वैल्यू आएगा वो वैल्यू को मैं str इक्वल्स टू a प्लस str करता हूँ। और ये जो str जब ऐड करना चाहता हूँ तो ये एरर देता है कि ये इनिशियलाइज नहीं है। सो इसको इनिशियलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे जाके ये एम्प्टी दे देता हूँ ताकि वो इनिशियलाइज हो जाए। अभी मैं str को str इक्वल्स टू a प्लस str कर रहा हूँ ताकि वो बाइनरी डिजिट्स में, बिकॉज ये अगर ऐड करते थे, नॉर्मल ऐड करते थे तो वो 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 करते जाता है। मुझे 0 प्लस 1 0 प्लस 1 नहीं करना चाहिए, 0 1 0 1 करते हुए रिप्रेजेंट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्ट्रिंग इक्वल्स टू a प्लस str, एंड देन इसके बाद क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ n इक्वल्स टू n बाई 2, जैसा मैं वहाँ पे कर रहा था, सॉरी जैसा मैं वहाँ पे कर रहा था n इक्वल्स टू n बाई 10, उसी तरह से मैं यहाँ पे बाइनरी नंबर के लिए कर रहा हूँ तो n इक्वल टू n बाई 2 कर रहा हूँ। जैसा वहाँ पे a इक्वल टू n मॉड 10 कर रहा था, यहाँ पे बाइनरी नंबर के लिए मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू n मॉड 10 कर रहा हूँ, a इक्वल्स टू n मॉड 10 कर रहा हूँ। ऐसा करते हुए मुझे ये पूरा बाइनरी नंबर बना के दे देगा जब तक मेरा n वैल्यू 0 ना हो जाए। और बाद में जो वैल्यू आएगा उसको प्रिंट करने के लिए मैं लिख रहा हूँ system डॉट आउट डॉट println, whatever I am writing it here is to print my
new binary value which will be there in str. So I give it as str. So once I have the binary value of this, that can be obtained by performing modulus operation on the number till the n value becomes less than 0. So that's how you rotate it. Now once you just go ahead and execute and see. Oh, I'm sorry, I'm supposed to give the instruction to the user to read the values. So I'll just go ahead and put it. यहाँ पे देना है, यूज़र को बताना था मुझे रीड करने के लिए, तो मैं बता रहा हूँ system.out.print. I'll write it as, instead of println, I'll write it as print, enter the number. Once I run this code, now you see enter the number. Now I'll give it as 123. Now once I look at, this is my binary value for 123. Now to cross check, we'll just get into Google and see how this is happening. I'll just come back here, convert decimal to binary online. So I want to just check how it works. So now the decimal value that I wanted to do it, that is 123. Now I want to convert it into binary. Once I convert it, see it is 1111011. Now once I look at my output, 1111011. So this is how, which means my program is correct. I wanted to cross check whether it is correct or not. So it is correct as per this. This is how you get it. Now whatever the value that I am getting it, that's a binary value. So what I wanted to tell you is, whenever you wanted to divide a number into digits, you perform modulus operation with 10, because 10, whenever the number is formed by multiplying it with 10. But when you want to convert a decimal value into a binary value, you are supposed to divide it by 2 and perform a modulus operation with 2. Then you get the binary values. This is how you work on binary values and the decimal values, or we call it as, this is how we work with binary numbers or the decimal numbers using your Java programming. So I repeat all of you, I'll also copy this program also, so that I can share it with you. Let me do it from the main method. I'll just call it as convert binary, so that you can execute and see. So I'll just open it up and paste it. You have this binary program also available. Now this is how we write multiple programs. Now we see some more basic programs in the tomorrow's class also, so that we become more perfect on numbers. And also now and then I'll start giving you assignments in this week. Today we don't have any assignment. From tomorrow I'll start sharing you the assignments, so that you can practice some programs at your home also. If you still have any questions in today's program, please send it in Kaizala groups, and please note it, during the class time, please don't ask any questions, because I cannot answer that questions during teaching, and unnecessarily that question might be missed later because of the lot of communications happening in the group. That question might be ignored. Please ensure you are asking the questions after the class and before 5 p.m. And thank you so much all of you for listening to the session. If you have any questions, please ask me in Kaizala.